हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है द फैमिली मैन सीज़न 2, जो कि हिंदी एक्शन ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ है और ये स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर अपने इस सीज़न के 9 एपिसोड्स के साथ 4 जून 2021 से। ये सीरीज़ अपने आप में एक बड़ी खबर है। इस सीरीज़ के रिलीज़ होने से 10 दिन पहले तमिलनाडु के आईटी मिनिस्टर ने यूनियन मिनिस्टर को लिखा था कि इस सीरीज़ में तमिलियंस को बुरी तरीके से दिखाया गया है, उन्हें टेररिस्ट बनाया गया है और इससे तमिलियंस की भावनाओं को चोट पहुंची है, इसलिए इस सीरीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इससे पहले ये सीरीज़ ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी है क्योंकि मिर्ज़ापुर और तांडव में गालियों की भरमार के कारण अमेज़ॉन पे प्रेस की भी नज़र थी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के भी वो निशाने पर थे, इसलिए इस सीरीज़ में गालियों की ज़्यादती और साथ ही साथ कुछ वायलेंस पे संयम बरता गया है। इसका पहला सीज़न ठीक ठाक था। उसकी मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रेटेजी काफ़ी एग्रेसिव थी, खासकर आउटडोर्स में। देश के सारे ही प्रमुख शहरों में उसकी होर्डिंग्स थे, उसके बिलबोर्ड्स थे, उसके बस बैग्स थे, उसके बस शेल्टर्स थे और डिजिटली भी उसका प्रेजेंस काफ़ी विजिबल था। वो सीज़न ओवररेटेड था और ये सीज़न भी कंटेंट वाइज ओवररेटेड ही है, लेकिन बाकी इंडियन सीरीज़ की तुलना में ये ज़्यादा स्लिक है, ज़्यादा प्रोडक्शन क्वालिटी में लैविश है और इसका प्रमोशन ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, इसलिए इसका एंटिसिपेशन और कुतूहल कुछ ज़्यादा ही है। एक आदमी जो आम आदमी हो और वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों से वैसे ही खींचा रहता हो जैसे कि हर आदमी रहता है, और फिर वो सीक्रेट एजेंट भी हो, वो भारत देश के लिए जासूसी भी कर रहा हो और फिर वो एक्शन में भी माहिर हो, तो ये एक नॉर्मल आदमी की सुपर हीरो बनने की कल्पना ही विनर है। मुझे याद है 1994 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ट्रू लाइज और इसके डायरेक्टर थे जेम्स कैमरून और ये उनकी टाइटैनिक के पहले की फिल्म थी। इस फिल्म में एक सीक्रेट एजेंट होता है जो अपनी पत्नी और बेटी को नहीं बताता है कि वो सीक्रेट एजेंट है और उसकी पत्नी एक नकली जासूस को चाहने लगती है और उसकी बेटी भी उससे इम्प्रेस नहीं है। अंत में ये सीक्रेट सर्विस एजेंट अपनी पत्नी और अपनी बेटी को आतंकवादियों से बचाता है। फिर 2005 में आई थी मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, जिसमें दोनों अपनी मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, दोनों मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे की कंपटीशन में रहने वाली सीक्रेट एजेंसीज के मेंबर्स हैं। इन फिल्मों में एक सामान्य आदमी को अपनी दूसरी ज़िंदगी में हीरो बनाया गया है, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है। फिर है 2016 में बनी हुई एक वेब सीरीज़ द नाइट मैनेजर। इसमें एक एक्स सोल्जर एक लग्जरी होटल में नाइट मैनेजर है, लेकिन असल में वो है एक सीक्रेट सर्विस एजेंसी M16 का अंडरकवर एजेंट। फिर है 2019 की क्रिटिकली अक्लेम्ड सीरीज द स्पाई, जिसमें इजरायली एजेंसी मोसाद का एक स्पाई सीरिया में हाई क्लास बिजनेसमैन बन के रहता है और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ अपने करीबी संबंध बना लेता है। फिर वैसी थी सीरीज़ 2020 की तेहरान, जिसमें फिर मोसाद की एक इजरायली एजेंट तेहरान में एक लोकल इलेक्ट्रिक कंपनी में रहकर एज ए एम्प्लॉय काम करती हैं। तो ये सारे ही प्रकार अंडरकवर होने के, फिर अपने देश के लिए दूसरे देश में जाकर रहने के और वहाँ पे जासूसी करने के प्रकार बड़े ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि राजी में आलिया भट्ट ने किया था। और फिर उसके बाद कुछ अट्रैक्टिव लोकेशंस और हाई एंड एक्शन कोरियोग्राफी के बाद ये सारे की सारी रेसिपी तैयार हो जाती है आपको रिझाने के लिए। ये बात द फैमिली मैन 2 के क्रिएटर्स जानते हैं, इसलिए उन्होंने इस रेसिपी में कुछ मसाले कम ज़्यादा डाल के आपके सामने परोस दिया है। सेकेंड सीज़न में श्रीकांत तिवारी अब आईटी कंपनी में जॉब करने लगा है और वो 9 to 5 जॉब करने के अलावा अपनी फैमिली को वक्त दे रहा है और वो द ग्रेट इंडियन फैमिली मैन के टेम्पलेट में फिट होने की कोशिश कर रहा है। वो वीकेंड में उनको फिल्में दिखाने के लिए भी ले जाता है, वो सब कुछ कर रहा है जिससे कि वो फैमिली मैन लगे, लेकिन उसका दिल कहीं और है। ऑफिस में ऑब्वियसली उसका मन नहीं लगता, पत्नी एकदम कोल्ड है और बच्चे कुछ हद से ज़्यादा ही ढीठ और स्टब्बर्न है। ये टच में है अपने कलीग से जो उसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अपने स्पेशल सेल टास्क थ्रेट एनालिसिस एंड सर्विलेंस सेल के सारे मिशंस के अपडेट्स देते रहता है।
फिर एक पैरेलल ट्रैक है श्रीलंकन तमिल रिबेल्स का इंडिया में घुसने का और उनके एक साथी का यहीं रह जाने का और दूसरे साथी का लंदन चले जाने का। फिर एक ट्रैक है चेन्नई की फैक्ट्री में काम करने वाली ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस लेके रहने वाली एक महिला का, जिसको आगे पीछे से जब कोई फील करता है तो वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जैसे ही वो उसका पीछा करता है तो फिर एक सुनसान गली में, जो गली हमेशा सुनसान ही रहती है, उस गली से उस आदमी को हाथों से मारकर उसका खून कर देती है। जो एम्प्लॉयर उसके साथ सेक्सुअल एडवांसेस करता है उसको बड़े ही इत्मीनान से मार कर उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े करके पॉलीथीन में डालकर उसको अलग अलग जगहों पर वो फेंक कर आती है। फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का एक ट्रैक है जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को ये वादा करती है कि वो श्रीलंका से आए हुए एक भगोड़े कैदी को भारत में पकड़कर उसे उनके सुपुर्द कर देगी। साथ ही साथ वो उनके साथ मीटिंग करने के लिए या कॉन्फ्रेंस करने का वादा कर लेती है चेन्नई में। इसके बावजूद कि सूट बूट पहनकर दिलीप ताहिल और विग और ढीला कोट पहनकर चाय पीते हुए विपिन शर्मा कई बार उनको मना कर चुके हैं। फिर एक ट्रैक है श्रीकांत का और उसकी पत्नी का मैरिज काउंसलर के पास जाना। वहाँ श्रीकांत का टिपिकल अपनी मिडिल क्लास वैल्यूज़ का दिलासा देना और फिर वापस आकर अपने आईटी बॉस को गालियाँ देकर वहाँ से निकलना और फिर से टास्क फोर्स को ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा एक ट्रैक है उसकी बेटी का अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुची कुची करना, जो बाद में टेररिस्ट निकलता है। हाउ इंटरेस्टिंग। और फिर एक ट्रैक है शरद केलकर का, जो श्रीकांत की बीवी के ऑफिस में ज्वाइन करने के बाद उसको बड़ी ही ललचाई दृष्टि से देखने लगता है। और फिर एक ट्रैक है लंदन में एक आईएसआई एजेंट समीर का, जो तमिल रिबल्स के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। ये सारे ट्रैक्स मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, श्रीलंका और लंदन में फैलते हुए आगे बढ़ते हैं और इनमें कहानी के अलावा लोकेशंस की विशेषता, उसके अलावा कैरेक्टर्स का रियलिस्टिक होने का जोर और साथ ही साथ मेलोड्रामा के जोर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। चेन्नई में जो महिला गोरी से काली हुई है, न जाने किस क्रीम से, उस महिला को एक गलत फहमी है कि वो बड़ी ही डेडली है और इसलिए उसने अब इस टेररिज्म की कमान अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि उसके पिता और उसके भाई को श्रीलंकन हमले में मार दिया गया था। इसके साथ कुछ और तमिल गुर्गे हैं जो तमिल के अलावा टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, खूब सारी शराब पीते हैं और श्रीलंका जाते हैं एक्सप्लोजिव्स लाने के लिए और उसके डिटोनेटर्स कहीं और रख देते हैं चेन्नई में। अब ये सारे जब उसको लेने के लिए चेन्नई पहुंचते हैं तो इनका सामना हो जाता है श्रीकांत और उसकी टीम से। वो इस महिला को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसे वो बांध के रखते हैं, लेकिन वो टूटती नहीं। तालियां। श्रीकांत की टीम ने इस महिला को बांधकर एक गांव के पुलिस स्टेशन में रखा है और उस गांव के रिबल्स और उस गांव के रिबल सिंपैथाइजर्स मिलकर उस पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देते हैं। वो उस महिला को छुड़ाकर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और इसमें श्रीकांत का एक साथी मारा जाता है। अब ये महिला उस सारे टेररिस्ट के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे असेंबल किए हुए प्लेन को उड़ाना भी आता है। और इसी बीच में श्रीकांत की बेटी का अपहरण हो जाता है और फिर श्रीकांत अपनी जादुई ताकतों से अपनी बेटी को बचा लेता है। और उधर लंदन में भी तमिल और आईएसआई वाले टेररिस्ट को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, क्योंकि ये बात राइटर्स को भी समझ में नहीं आ रही है। तो अब ये दीपेन, भास्करन और सुब्बू जैसे तमिल नामों के टेररिस्ट को लीड करती हुई ये इरिटेटिंग महिला क्या अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती है और फिर क्या वो एक बड़ा टेररिस्ट अटैक अंजाम दे पाती है? और फिर ये जो फैमिली मैन का हीरो है, ये हीरो क्या अपने देश के लिए और अपनी फैमिली के लिए हीरो बनने में कामयाब होता है? ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर देती है ये सीरीज़, जिसमें कुछ खूबियाँ भी हैं और कुछ खामियाँ भी। अगर हम खामियों की सबसे पहले बात करें तो इसकी सबसे पहली खामी है लॉजिक। ये सीरीज़ लॉजिक को नहीं मानती। एक प्लेन को डिसमेंटल करके आप एक खटारा मेटाडोर में लेके जा रहे हो। टेररिस्ट आयरलैंड से एविएशन इंजीनियरिंग का कोर्स करके आया हुआ है और फिर श्रीकांत की बेटी एक कांच के टुकड़े से अपने से दुगने आदमी का खून कर देती है। समंता अकिनेनी आदमी के पार्ट्स को वैसे ही काटती है जैसे वो अनचाही सब्जी काट रही हो और उसकी इस केस में जो तफ्तीश कर रही है वो पुलिस वाली ये पुलिस स्टेशन छोड़ के एकाएकी टास्क फोर्स ज्वाइन कर लेती है।
प्राइम मिनिस्टर को अपनी सिक्योरिटी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है और इसके अलावा समंता अक्किनेनी और शरीफ हाशमी पे कितनी भी गोलियों की बौछारें हो जाए वो बचते ही हैं, और अगर उनको गोलियां लग भी जाती हैं तो वो उतनी ही जल्दी ठीक हो जाते हैं जितनी देर में आप ये 10 एपिसोड्स देखते हो। दूसरी खामी है राइटिंग काफ़ी एम्बिशियस है, लेकिन इतने सारे ट्रैक्स के साथ वो जस्टिफाई नहीं कर पाती है। इसके अलावा कई बार राइटिंग की कमी को छिपाने के लिए चेस सीन्स और एक्शन सीन्स डाल दिए जाते हैं। वो लंदन के टेररिस्ट के ट्रैक्स तो काम चला हुआ है, और फिर प्राइम मिनिस्टर के सीक्वेंसेस भी बिलो एवरेज है, और फिर श्रीकांत की पत्नी के ऑफिस के इंटरैक्शंस तो निर्जीव है। तीसरी खामी है कैरेक्टराइजेशन। सारे ही टेररिस्ट ही लगते हैं, फिर वो चाहे सूट पहन ले या फिर लुंगी पहन ले। भास्करन, दीपेन, सुब्बू, ये कैरेक्टर्स बड़े ही स्टीरियोटाइप है। और उसके बाद जो आईएसआई का टेररिस्ट दिखाया गया है समीर, वो तो एकदम ही स्टीरियोटाइप है। इतने टाइट कपड़े पहन के आप आंखें बंद करके भी अभी मुस्लिम टेररिस्ट को पहचानने लगे हो। चौथी खामी है एक्सेसिव फ्लॉन्टिंग। लंदन के सारे ही सीन्स एक्सटीरियर में शूट किए गए हैं और सारे कैरेक्टर्स फ़ोन पे बातें करते हैं, या तो सीढ़ियों पे चलते हुए या सड़कों पर चलते हुए या मैदानों में या बगीचों में, पर सारे ही सीन्स में ये ज़रूरी है कि लंदन पीछे से दिखता रहे। और फिर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के प्रोटोकॉल्स कम, लेकिन चाय पे चर्चा ज़्यादा लगती है। और फिर कई बार फ्लॉन्ट किए गए हैं टॉप एरियल शॉट, जिसमें नदी, नाले, जंगल, बिहड़ सब कुछ दिखाया गया है, जिसका कई बार कहानी के साथ कोई सरोकार नहीं है। और पांचवी खामी है अंडर यूटिलाइजेशन। सनी हिंदुजा और श्रेया धनवंतरी के कैरेक्टर्स को डेवलप ही नहीं किया गया है, वो बैकसीट पर है। फिर दर्शन कुमार लंदन में सिवाय टाइट जैकेट्स पहनकर पार्क में घूमकर दांतों को भींचने के अलावा कुछ नहीं करता। शरद केलकर वेस्ट है, और एक्चुअली प्रिया मनी भी अंडर यूटिलाइज्ड है। इन 5 खामियों के बावजूद भी इस सीरीज में खास आकर्षण है। एक खास किस्म की बॉन्डिंग या कनेक्शन इसका क्रिएट हो गया है ऑडियंस के साथ, जो कि ओवरवेलमिंग है। अब अगर हम खूबियों की बातें करें तो सबसे पहली खूबी है एंटरटेनमेंट क्वोशेंट। इस सीरीज में वो एंटरटेनमेंट का सारा ही मसाला है जिसकी आदत हमारी फिल्मों ने हमको लगा रखी है। इसमें पति पत्नी की नोक-झोंक है, उसके बाद बिगड़े हुए बच्चे हैं, इसके बाद दोस्ती है, यारी है, बेकार वाले बॉसेस है, उसके अलावा विलेंस है, उसके अलावा सटायरिकल डायलॉग्स है, खूब सारा एक्शन है, अच्छे अच्छे लोकेशंस है, और फिर परिवार है, यानी कि फुल प्रूफ है ये। दूसरी खूबी है एक्शन सीक्वेंसेस। इस सीरीज के एक्शंस और स्टंट्स माइंड ब्लोइंग है। एजाज गुलाब और यानिक बेन है इसके कर्ता धर्ता, जिन्होंने इसके फाइट और चेस सीक्वेंसेस को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाया है, खासकर वो पुलिस स्टेशन वाले हमले का सीक्वेंस। और तीसरी खूबी है सपोर्टिंग कास्ट। इस सीरीज में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने कैरेक्टर्स के साथ जस्टिफाई किया है। उन एक्टर्स में सबसे पहले है शारिफ हाशमी, जिन्होंने काम किया है जेके तलपदे का। इसके अलावा अश्लेषा ठाकुर एज धृति, वेदांत सिन्हा एज अथर्व, आनंद सामी एज सेल्वा, अभय वर्मन एज कल्याण, लेट आसिफ बासरा एज काउंसिलर और रविंद्र विजय एज मुथु। चौथी खूबी है सिनेमाटोग्राफी। इस सीरीज की सीन्स की डिटेलिंग, शॉट कंपोजिशन, लाइट अरेंजमेंट और एंगल्स माइंड ब्लोइंग है। निगम बॉनिजन, अजीम मुलान और कैमरून ब्रीसन है ये टीम कैमरा वाली, जिन्होंने टॉप शॉट्स, वाइड एंगल्स और सारे कैमरा वर्क में जादू बिखेरा है। पांचवी खूबी है म्यूजिक। सचिन संघवी, केतन सोधा और दिव्या लिम्बासिया है जिन्होंने इस सीरीज के लिए म्यूजिक कंपोज किया है, और ये तीनों आउटस्टैंडिंग है। टाइटल ट्रैक सॉलिड है, बैकग्राउंड अल्ट्रा अंग्रेजी है, और एंड का ट्रैक तो एक्सेलेंट है। छठी खूबी है डायलॉग्स। स्क्रीन प्ले में भले ही थोड़ी बहुत कमजोरी है, लेकिन डायलॉग्स कहीं पे भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करते। सुपर्ण वर्मा, मनोज कुमार और सुमित अरोरा ब्रिलियंट है आज की लैंग्वेज में ज़बरदस्त डायलॉग्स लिखने के लिए, और सारे ही डायलॉग्स में एक सटायरिकल अंडरटोन बनाए रखने के लिए। सातवीं खूबी है मार्केटिंग। जहां पहला सीजन OOH आउट ऑफ होम मीडिया यानी कि आउटडोर मीडिया पे ज़्यादा बुलिश था, ये सेकेंड सीजन डिजिटल स्पेस पे ज़्यादा एग्रेसिव है। बड़े ही इनोवेटिव तरीके से द फैमिली मैन जॉब हंट नाम की एक डिजिटल कैंपेन चलाई गई है, जिसमें मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर इंटरव्यू देता है ओयो होटल के CEO, और साथ में Xiaomi, नियर बाय और डूजो के हेड होंचोस को। सुपरलेटिव आइडिया है ये।
8वीं खूबी है लोकेशन मैनेजमेंट। संजू बाल्मीकि और सुनील दत्त है इस सीरीज़ के लोकेशन मैनेजर्स, जिन्होंने दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, श्रीलंका और लंदन के लोकेशंस में एक ऑथेंटिसिटी लाई है। सारे लोकेशन स्टैंड आउट होते हैं, इतना इम्पैक्ट है इनका। 9वीं खूबी है राज एंड डीके। राज निधिमोरू और कृष्णा डीके की ये डायरेक्शन की जोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। गो गोवा गॉन, शोर इन द सिटी और स्त्री और फिर द फैमिली मैन, इनको ऑडियंस को एंटरटेन करना और उनको कंटिन्यूअस ट्विस्ट और टर्न्स के साथ एंगेज रखना आता है। और 10वीं खूबी है मनोज बाजपेयी। इस एक्टर की फिल्मोग्राफी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी शायद ही किसी और एक्टर की हो। सत्या, कौन, शूल, राजनीति, स्पेशल 26, गैंग्स ऑफ वसेपुर, अलीगढ़ और भोसले, क्या वैराइटीज एक्टर में। 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 3 नेशनल अवार्ड्स ले चुके इस एक्टर ने फैमिली मैन के इन दोनों सीजन्स में गजब ढाया है। उसकी खींच, उसकी खिसियानी हंसी, उसका सटायर, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका टेम्परामेंट और उसकी फैमिली बॉन्डिंग, सब कुछ सुपरलेटिव है। सारी की सारी ही सीरीज ये अकेला आदमी अपने कंधे पर लेके चला है और इस वक्त मनोज बाजपेयी अपने करियर के चरम सीमा पर है। इन सारी खूबियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में एक रियलिस्टिक अप्रोच है। इसमें ओवर द टॉप कैरेक्टर्स या फिर वो अतिशोक्ति या फिर वो लाउड ड्रामा, इस तरीके की चीज़ें नहीं है, बल्कि बड़े ही वास्तविक अंदाज में ये अपने स्किल के साथ दर्शकों को प्रभावित करने में सफल होती है। इस फैमिली मैन में हम सारे कॉमन मैन को कनेक्ट करने वाला एक प्रैक्टिकल बॉन्ड है जो अपने आप ही हमारे दिल में घर कर जाता है। ये बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों वाली बात नहीं करता, बल्कि ये वो बातें करता है जिसको हम समझ सकते हैं। जीतने वाले को भी कभी कभी हारना पड़ता है और जो हार कर भी जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। इस तरह की डायलॉग्स ये बोलता है जो हम भी बोल सकते हैं, इसलिए ये सीरीज़ हमारी है। गो फॉर इट।